saying further, the last passage of the poem A Valediction Foreboding Morning, इस कविता के अंतिम चरण में, अंतिम पद्यांश में, जो कि जॉन डोने की कविता है, Such will thou be to me who must, like the other foot, absolutely run. Thy firmness makes my circle just and makes me end where I began. In the last passage of this poem, I want to discuss about a reference. It is very important concept about passage. So हम रेफरेंस के बारे में पुनः चर्चा करना चाहते हैं। चूँकि ये लास्ट पैसेज है, इसलिए आपको रेफरेंस पर पुनः हम चर्चा कर देते हैं, ताकि आप जो है आसानी से रेफरेंस को लिख सको। क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये देखा जाता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उसमें क्वेश्चन में ऐसा रेज है, क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विथ एक्सप्लेनेशन ऐसा आपको करना है, लेकिन वो रेफरेंस से कॉन्टेक्स्ट को नहीं डिस्कस कर पाते हैं, नहीं उसको शो कर पाते हैं, वो सीधे एक्सप्लेनेशन पर चले जाते हैं। इसलिए इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, यदि ये पूछा जाता है व्हाट इज रेफरेंस ऑफ दिस पैसेज और एक्सप्लेन दिस पैसेज विथ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, तो अगर ऐसे पूछा जाता है कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है पैसेज को एक्सप्लेन करो, तो ऑल ऑफ फर्स्ट आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, आई एम रिपीटिंग हियर, रेफरेंस द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द पैसेज विच इज रिलेटेड टू ओनली पोएट ओनली पोएम। मतलब इट इज डिस्कस, मतलब ये बताता है, वर्णन करता है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम ऑफ हिज पोएट, मतलब इस कविता के, इस कवि की कविता का क्या नाम है, इस कविता के कवि का क्या नाम है, ऐसा प्रश्न होता है। मतलब ये चीज़ें रेफरेंस में पूछी जाती है। तो आई मीन टू से दैट व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द डेफिनेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस इज हु इज द राइटर, हु इज द पोएट ऑफ दिस पैसेज। सो यू शुड राइट, यू शुड मेंशन in grammatically manner if you are starting राइटिंग रेफरेंस। यदि आप रेफरेंस को लिखना चाह रहे हैं तो आप ग्रामेटिकली, मतलब कि जो व्याकरण की पद्धति होती है उसके अनुसार, ग्रामर के अनुसार जैसे सेंटेंस का निर्माण होता है उस प्रकार से आप लिखेंगे। सो इट इज रिटेन हियर, दिस मीनिंगफुल एंड ब्यूटीफुल पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। मतलब यह मतलब कि जो भावों से भरा हुआ, सुंदर लाइनों से युक्त यह जो पैसेज है, यह जो पद्यांश है, वह पोएम ए वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग नामक कविता से लिया गया है, जिसको किन्होंने लिखा है, विच इज कंपोज्ड बाय जॉन डोने। इट यू कैन से, यू कैन राइट फर्दर ए मेटाफिजिकल पोएट, यू कैन मेंशन इट, इट इज नॉट नेसेसरी हियर, बट इट इज, इफ यू वांट टू राइट something about the relation of poet, from which age the poet is related, किस एज से, किस ईरा से, किस ईस्वी से, किस सन से, किस पीरियड से ऑफ लिटरेरी वर्क, मतलब जो साहित्य की सेवा है उसमें किस वर्ष, किस क्षेत्र से ये रिलेटेड है, इसको आप लिख सकते हो। सो यू कैन राइट, इफ यू वांट टू राइट हियर ए मेटाफिजिकल पोएट, जॉन डोने वाज कॉल्ड आल्सो ए मेटाफिजिकल पोएट। सो we are reaching about the context. So I have told you, I have taught you, I have discussed about the theme of the context, about the concept, context concept, मतलब कि जो context है उसका जो concept होता है उस पर हमने थोड़ा सा बताया है पहले से। It is very short, it should be in very short view, यह संक्षिप्त विचारों में भी होना चाहिए। मतलब कि जैसा कि आपने कॉन्टेक्स्ट को जाना, मतलब इसका मतलब होता है प्रसंग, प्रसंग मतलब कि महान जो प्रसंग है, मतलब प्र माने वैसे महान होता है, प्रसंग महान जो संग, मतलब कि उसका जो रिलेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, रिलेशन ऑफ द स्पीकर, रिलेशन ऑफ द बिलोव्ड एंड लवर, which are very necessary, which are remarkable points
एमंग द पैसेज, मतलब पैसेज में जो बहुत महत्वपूर्ण बात है उसी को इसमें लिखा जाता है। जैसे इसमें लिखा है दिस स्टेंजा कंसिस्ट द लास्ट थॉट ऑफ लव अबाउट सेपरेशन, मतलब यह जो स्टेंजा है यह मतलब सेपरेशन मतलब कि अलगाव के विषय में, मतलब कि जो प्रेम का विचार है उसका अंतिम मतलब प्रेम के अंतिम विचारों पर, अलगाव के विषय में प्रेम के अंतिम विचारों पर ये निर्भर करता है। अर्थात द स्टेंजा कंसिस्ट निर्भर करता है द लास्ट थॉट अंतिम विचार ऑफ लव, प्रेम के अंतिम विचार अबाउट सेपरेशन, मतलब अलग होने के विषय से संबंधित या अलग होने के बारे में प्रेम का अंतिम विचार इस पर निहित है। सो वी आर रीचिंग इन एक्सप्लेनेशन। अब हम जो क्या कहते हैं पैसेज का जो अंतिम चरण होता है, मतलब कि पैसेज को वर्णन करने के लिए, पैसेज का भावार्थ लिखने के लिए, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको एड्रेस करने का जो अंतिम चरण होता है, मतलब कि इसमें एक्सप्लेनेशन में लाइन टू लाइन आर द होल मीनिंग ऑफ द पैसेज कम्स हियर, मतलब कि जो पैसेज का वो क्या कहते हैं पूरी मीनिंग जो होती है, पूरा जो उसका अर्थ होता है वो यहाँ पर आपको दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। तो आइए हम पैसेज जॉन डोने के अंतिम मतलब वैलिडिक्शन फॉर मोर्डिंग जो कविता है उसके अंतिम पैसेज का वर्णन, अंतिम पैसेज का एक्सप्लेनेशन हम आपको उस पर हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। सच विल दाउ बी टू मी हु मस्ट, द पोएट मीन्स टू से दैट in the thoroughly meaning the poet is saying the beloved will remain at home like the fixed foot। वो कहता है, ये देखिए यहाँ कंपास का सर्किल बना हुआ है, कंपास बनाया गया है, कंपास को बना करके दिखाया गया है। ये कहता है कि सच विल दाऊ, आपको उसी प्रकार से बी टू मी, मुझसे मिलने का प्रयास उसी प्रकार से करना चाहिए या मैं उसी समय मिल पाऊंगा। Who must like the other foot obliquely run, वो कहता है कि यदि आप यहाँ से शुरू करती हैं अपनी यात्रा को, मतलब ये कंपास के सर्किल, मतलब उससे अपने पिछले स्टेंजा में कवि ने बताया है कि उसकी जो आत्मा है, प्रेमी और प्रेमिका की जो आत्मा है वो दो देखी गई है, दो प्रकार से पाई गई है। तो दो प्रकार से पाई गई है तो कवि उस दो प्रकार की आत्मा को दो रूप, दो आकार, दो स्वरूप, दो विचार नहीं मानता है। वो कंपास का उदाहरण देकर के फिर यह कहना चाहता है, ये सिद्ध करना चाहता है कि फिर भी वो लोग एक ही हैं। जैसे वो कंपास की दो लेग्स हैं, कंपास जो सर्किल है उसके दो लेग्स हैं, यहाँ पर दिखाया है, आप देख सकते हैं। एक बार एंटी क्लॉक है, एक बार राइट क्लॉक है, मतलब कि एक बार सीधे डायरेक्शन है, जैसे एक बार देखिए अब यहाँ से ये क्या कहते हैं ये शुरू करता है, मतलब कि एक बार जो है इसको दिखाया जाता, मतलब ये जो है यहाँ आकर के मिलता है, और एक बार मतलब ये इधर से जा रहा है, ठीक, और एक बार ये इधर से जा रहा है। ये कंपास की सर्किल को दिखाया गया है, मतलब ये बताया गया है कि लाइक द अदर फुट का मतलब ये पैर है, ठीक है, यहाँ से जो है ये सर्किल का सर्किल मतलब ये रोटेट कर रही है, चक्कर लगा रही है यहाँ पर, और यहाँ से रोटेशन हो रहा है इसका, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अर्थ देखिए, मैंने उसमें जो है इसके मीनिंग को मैंने लिखा है सेंटेंस बना करके। द बिलोव्ड विल रिमेन, मतलब कि जो प्रेमिका है उसको एक जगह स्थिर रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये लवर है, सपोज दैट ये लवर है, ये क्या है, लवर है, और ये क्या है, ये बिलोव्ड है। ये प्रेमिका है, वो प्रेमी है। अब ये जो लवर है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसकी मतलब कि कंपास जो है यहाँ से इसका संबंध है, इसको रोटेट कर रहा है। तो बिलोव्ड को यहाँ पर स्थिर रहना चाहिए। उसने ये बताया कि द बिलोव्ड विल रिमेन एट होम, मतलब उसको अपने स्थान, होम का मतलब यहाँ स्थान होगा, अपने स्थान पर ही रहना चाहिए। लाइक द फिक्स्ड फुट, मतलब वहाँ पर ये जो फिक्स्ड फुट मतलब वहाँ जहाँ पर वो स्थिर रूप से खड़ी हुई है, मतलब एक इसमें ये बताया गया कि देयर आर टू लेग्स इन द कंपास, आप कंपास के दो लेग, दो पैर को दिखाया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई मीन टू से दैट वन इज फिक्स्ड इफ वन इज मेकिंग ए रोटेशन। एक लेग इसका फिक्स रहता है, क्यों फिक्स रहेगा, क्योंकि बिना फिक्स पे वो रोटेट कर ही नहीं पाएगा।
यहाँ कभी कहने का जो तात्पर्य है, जब ये फिक्स होगा तो ये रोटेट करेगी, और जब ये फिक्स होगी तो ये रोटेट करेगी, क्योंकि नहीं अगर दोनों रोटेट करेंगे, दोनों रोटेशन में रहेंगे तो अपने आप धड़ाम से गिर जाएंगे। तो यहाँ कहने का मतलब है कि द बिलोव्ड विल रिमेन एट होम लाइक द फिक्स्ड फूट, मतलब अपने स्थिर स्थान पर, जहाँ पर वो स्थिर है वहाँ पर उसको क्या करना चाहिए, पड़े रहना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। व्हेन द लवर वुड बी गोइंग टू ए फॉरेन कंट्री, अब यहाँ इसको फॉरेन कंट्री बताया गया, इसकी जो यात्रा है, मतलब ये जो धुरी को तय कर रहा है, जो एक चक्कर लगा रहा है, इट इज़ ए काइंड ऑफ ट्रेवल, इट इज़ ए काइंड ऑफ जर्नी ऑफ द पोएट। द पोएट इज गोइंग ऑन ए शॉर्ट जर्नी ऑफ फ्रांस, मतलब ऐसा शुरू में आपको मैंने पहले पैसेज में मैंने आपको बताया था कि जो कवि है, ही इज गोइंग टू स्टार्ट ए शॉर्ट जर्नी ऑफ फ्रांस, वो फ्रांस के छोटी सी यात्रा को पूरा करने जा रहा है। तो यहाँ क्या कह रहा है, मतलब कवि कह रहा है कि व्हेन द लवर वुड बी गोइंग टू फॉरेन कंट्री, जब जो लवर है, प्रेमी है, वो फॉरेन कंट्री विदेश यात्रा पर वो जा रहा है, ही विल बी लाइक द अदर फुट ऑफ द कंपास, तो उसको अदर मतलब कि जैसे ये जा रहा है तो ये दूसरे पैर की भांति, दूसरे लेग की भांति क्या करना चाहिए, द बिलोव्ड बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स हिम, द बिलोव्ड बी इंक्लाइंड, ही इट इज बिलोव्ड, ही should be silent, he should be standing peacefully। वो कभी ये कह रहा है कि जब ये यात्रा पर जा रहा है, मतलब कि एक पैर जब यात्रा पर जा रहा है, एक पैर मतलब कि द पोएट इज गोइंग ऑन ए फॉरेन कंट्री, ऑन द ट्रेवल ऑफ फॉरेन कंट्री, सो शी शुड बी साइलेंट, मतलब इसको क्या करना चाहिए, एकदम चुपचाप रहना चाहिए, अपने स्थान पर शांतिपूर्वक, बिना विचरण के, बिना मन बिचलाए, बिना मन जो है अस्थिर किए, वहाँ पर स्थिरता के साथ रहना चाहिए। टुवर्ड्स हिम मतलब कि ये इसका ही एक अंग है, इसका ही भाग है, मतलब जो दूसरा पैर है जो सर्किल में जा रहा है, मतलब जो रोटेट कर रहा है, वो भी तो उसी का एक प्रकार से क्लोज पार्ट है, वो टुवर्ड्स हिम मतलब कभी अपने लिए कहा। जस्ट एज रिमेनिंग फुट ऑफ द कंपास रिटर्न टू द सेंटर पॉइंट्स आफ्टर कंप्लीटली द सर्किल, मतलब तब तक के लिए इंतजार करना चाहिए। द पोएट मीन्स टू से दैट दाई फर्नेस मेक्स माई सर्किल जस्ट, जब तक कि मेरी सर्किल पूरा न हो जाए, एंड मेक्स मी इंड वेयर आई बिगन, और जब तक कि मैं वहाँ न पहुँच जाऊँ जहाँ से मैंने यात्रा शुरू किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, आप अब ये यात्रा करते हुए पूरा जो है कभी पहुँचता है तो कभी कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर, यहाँ से वो चला था, तब तक उसको शांत रहना चाहिए। जैसे ये यहाँ से चला था तो यहाँ इसको शांत रहना चाहिए, यहाँ तक, जब तक आएगा नहीं, जब तक अपने सेंटर तक वो पहुँच नहीं रहा है, तब तक बिलोव्ड को, जो उसकी प्रेमिका है, जो उसकी पत्नी है, जो उसकी रानी है, उसको क्या रहना चाहिए, शी शुड बी साइलेंट फॉर एवर। व्हेन द ट्रेवलर, व्हेन द पोएट would not have come there from where he is starting his journey. So just as the remaining foot of the compass returns to the center point after completely the circle, in the same way the poet will meet again until united in pure love। अब कवि ढांढस देता है, मतलब बताता है कि देयर इज नो डिले, मतलब कोई देर नहीं होगी, एंड दे विल मतलब टू ईच अदर, मतलब दे मीन्स द बिलोव्ड एंड द लवर, मतलब द पोएट विल मीट अगेन, मतलब दे विल मीट टू ईच अदर, मतलब वे एक दूसरे से पुनः मिलेंगे। कैसे, अगेन यूनाइटेड इन प्योर लव, और यदि उनका प्रेम सही रहेगा, सच्चा रहेगा, स्वार्थ विहीन रहेगा, तो वो एक बार पुनः संगठित होकर के, मतलब संगठित होंगे। दे विल मीट टू ईच अदर बीइंग यूनाइटेड मीन्स होता है संगठित होकर के एक दूसरे से मिलेंगे। मीट अगेन यूनाइटेड मतलब एक दूसरे से वो होकर के एक दूसरे से मिलेंगे। एंड द पोएट अगेन सेज दैट इफ हिज लव, or if the both partners love is pure
and it is full of confidence, it is full of trust, there is no any kind of doubt in their love. मतलब यदि उनके प्रेम में किसी प्रकार से कोई संदेह न हो, किसी प्रकार से कोई और गंदे विचार न हो, तो क्या होगे? The poet again says that the poet will meet again his beloved being united, मतलब एकत्रित होकर के, संयुक्त होकर के मिलेंगे, if their love is pure, their love is holy, their love is full of confidence, their love is trustful. So the meaning of the passage has been finished, and you can see about the circle which has been made on the blackboard to understand easily to the students. ये सर्किल जो बनाया गया है, इसको स्टूडेंट मतलब कि जो विद्यार्थी हैं उसको आसानी से समझें, इसका कहने का क्या तात्पर्य है। जैसा कि मैं फिर इसको एक बार दोहरा दे रहा हूँ, आप इसको समझ जाएंगे। सर्किल मतलब जो कंपास है उसके दो लेग्स होते हैं, दोनों लेग्स एक दूसरे पर डिपेंड हैं, थारोली डिपेंड हैं। क्यों? क्योंकि जब एक लेग जो है, पहला लेग अगर वो रोटेट कर रहा है तो दूसरा फिक्स माना जाएगा, यदि दूसरा रोटेट कर रहा है तो पहला फिक्स माना जाएगा। बिना अगर दोनों एक साथ रोटेट करेंगे, इनका दे हैव फिनिश्ड, दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर एग्जिस्टेंस। मतलब यदि ये दोनों एक साथ सर्किल रोटेट करेंगे तो दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए कंपास का उदाहरण देते हुए कवि ने यहाँ बताया है कि ये दोनों ये जो कंपास है उसके दो लेग्स हैं, मतलब एक ही उसका सेंटर व्यू है, एक ही उसका सेंटर प्लेस है जहाँ से दोनों जो है कन्वर्ट हो रहे हैं, जहाँ से दोनों जो है वो क्या कहते हैं कि इंस्पायर हो रहे हैं, मतलब प्रेरित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दो हैं, मतलब कहा तो गया कि कंपास के दो लेग्स हैं, बट द रोटेशन बट द एनर्जेटिक मास्टर इज वन, इट इज कॉल्ड आल्सो कंपास। मतलब कि उनको एनर्जी देने वाला, उनको गाइड करने वाला, उनको इंस्पायर करने वाला एक ही है, उसी के पास एनर्जेटिक पावर है, उसी के पास उसका नाम है कंपास। ये कंपास हो गया। मतलब कि कंपास क्या है, वो भले दो शरीर हैं लेकिन उसका रोटेशन मास्टर, उसका जो रोटेशन मॉनिटर है वो कंपास है, इसलिए दोनों उसी से जो है रिलेटेड है। So, hello friends, the meaning of the passage, the explanation of this passage has been finished today. I shall discuss about the next poem of the poet John Milton, which is the just coming poem of your syllabus, BA first year. So, after this, I will try to discuss on the next poem, which name is On His Blindness, is written by John Milton. Thank you very much. In the next view, I want to discuss on the next poem of BA first year in syllabus ऑफ जॉन मिल्टन। अब अगली कविता के क्रम में जॉन मिल्टन की कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर, वो अगली जो कविता है वो जॉन मिल्टन की है, उसका जो शीर्षक है वो है अपने अंधेपन पर। अब हम इस कविता पर चर्चा करते हैं। The poet John Milton was also a sonneteer, a poet of epic, and he has contributed in the area of English literature, So the contribution, the literary work जो जॉन मिल्टन ने अपने जीवन काल में, छोटे से उम्र में, लगभग 66 वर्ष की उम्र में उसने जो अंग्रेजी साहित्य की सेवा की है, उस पर उन्होंने जो कविताएं लिखी है, क्योंकि मिल्टन जो था वो पुनर्जागरण काल का सुधारक कहा जाता, मतलब पुनर्जागरण काल का सुधारक के रूप में भी इसको जाना जाता है।
हम उसके पहले कविता पर चर्चा करने से पहले आई वांट टू गो इन द रियल लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन एंड द डेट ऑफ birth of John Milton, death of John Milton, and contribution of John Milton, and the bad days of John Milton, as in which age he became blind, in which age he died, in which year he was born. So, about knowing the meaning of the poet and the meaning of the poem, we shall discuss about the life, about the work, about the death, about the birth of John Milton. So, the first concept of John Milton, it is related to the concept of the publication of the poem. This poem published in 1655, मतलब कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम की जो कविता है, ये जैसा कि अभी आप इसको जानेंगे, इस पर पूर्ण रूप से इस पर जो है इसका पूरा हम इस पर पूरा डिस्कस करेंगे तो आपको इसके अर्थ के बारे में आपको मालूम हो जाएगा कि कविता किस भाव से, किस मूड से, किस क्षेत्र में लिखी गई है। उसके पहले हम थोड़ा सा आपको इन द फर्स्ट कॉन्सेप्ट द स्टूडेंट्स शुड नो अबाउट द पब्लिकेशन ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसके पहले ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो ये कविता इन्होंने लिखा है, ये जो कविता जॉन मिल्टन ने लिखा है उसकी जो वो है क्या कहते हैं कि लिखने का जो वर्ष है वो 1655 है। तो इन द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव इंट्रोड्यूस, हमने वो क्या कहते हैं उसका परिचय दिया अबाउट द पब्लिकेशन ऑफ द पोएम। इट वाज पब्लिश्ड इन 1655, मतलब 1655 ईस्वी में इसका पब्लिकेशन हुआ। अब हम आते हैं उसके जीवन क्षेत्र में। जीवन क्षेत्र में जब आते हैं तो पहली जो बिंदु है, पहला जो प्रश्न उठता है कि जॉन मिल्टन कब पैदा हुआ। इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन which has been raised in which is related to the life of John Milton. Milton was also called a stylish poet. When John Milton became blind, when was he born and when was he died, मतलब ये 1608 ईस्वी में जो जॉन मिल्टन था, मिल्टन वाज born in 1608, मतलब जो जॉन मिल्टन था उसका जो जन्म हुआ था वो जो है क्या कहते हैं कि 1608 ईस्वी में। मिल्टन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1608 ईस्वी में। तो इस प्रकार से आप यू कैन नोट अबाउट द डेट ऑफ बर्थ, अबाउट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ जॉन मिल्टन। सो ही वाज बॉर्न इन 1608 ईयर, मतलब 1608 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से अब हम पहुंचते हैं कि व्हेन ही वाज बिकेम ब्लाइंड, अब उसकी जो मृत्यु हुई थी वो उसकी मृत्यु है जॉन मिल्टन डाइड इन 8 नवंबर 1674। तो इस प्रकार से आप 74, तो मतलब कि 1674 और 1608 आप जब उसको घटाएंगे तो हो जाएगा 66 वर्ष का जन्म, मतलब इस 66 वर्ष तक ये जीवित रहा। आई मीन टू से दैट 8 से 14 66 वर्ष तक उसका जीवन रहा, मतलब उसकी जो लाइफ थी वो कितने वर्ष की थी? 66 वर्ष की। इस प्रकार से जॉन मिल्टन का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, मतलब तो अब हम पहुंचते हैं, अब हम नेक्स्ट व्यू पर, मतलब दूसरे कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करते हैं, दूसरे बिंदु पर विचार करते हैं। विच इज द ग्रेटेस्ट लाइन which is related to the fame and renown of John Milton. He oftenly recognized as the greatest poet of England. He was also called the greatest poet like William Shakespeare. William Shakespeare was also called a greatest poet of England. So John Milton is also called the greatest poet of England. He was also a sonneteer.
like William Shakespeare. William Shakespeare has given 154 sonnets in his life, but he has not submitted insufficient sonnets. But it is said that it is identified that John Milton was also a sonneteer. In the next view, English epic. Do you know about epic? It is called महाकाव्य. epic को महाकाव्य कहा जाता है. तो चूँकि जो इसका क्या कहते हैं, द लिटरेरी वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट इज ए ग्रेट इपिक. तो इस प्रकार से जॉन मिल्टन को इंग्लिश का ग्रेट इपिक, इंग्लिश का इपिक राइटर मतलब इपिक लिखने वाला कवि भी कहा जाता है. अर्थात इंग्लिश इपिक बिगिंस एंड एंड्स विथ मिल्टन, मतलब कि मिल्टन के ही मतलब कि साहित्य काल में, मतलब मिल्टन ने जो कविताएं लिखी, मिल्टन ने जो अंग्रेजी साहित्य की सेवा की है, उसी से मतलब इसके जीवन काल से, इसके साहित्य काल से ही इपिक का प्रारंभ हुआ और इसी के जीवन काल से उसका मतलब कि वो समाप्ति हो जाता है. अर्थात जो इपिक का समय रहा होगा, इसका मतलब ये होता है कि 1608 से लेकर के 1674, मतलब अर्थात ये जो है 16वीं जो शताब्दी है, मतलब 1608 से 1674 के बीच में ये क्या कहते हैं कि इपिक का जो है वो रहा होगा, साहित्य क्षेत्र रहा होगा. अर्थात ये जो इपिक है इसी समय मतलब 1608 से 1674, अर्थात द एज आर द पीरियड आर द टाइम विच आर रिलेटेड टू द एज एंड टू द बर्थ एंड द डेथ ऑफ जॉन मिल्टन. व्हेन इट बिगिंस एंड व्हेन इट एंड्स, इट इज द टाइम ऑफ द एज ऑफ मिल्टन. मतलब मिल्टन के समय में ही इपिक, जो इपिक नाम का मतलब क्या कहते हैं काव्य है, वो शुरू होता है, उसका अंत भी हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है. इस प्रकार से इसमें ये बताया गया कि पैराडाइज लॉस्ट मतलब कि स्वर्ग, मतलब अंतिम बार स्वर्ग, मतलब कि खोया हुआ स्वर्ग नाम की जो इनका ग्रंथ है वो एक महाकाव्य है. इसीलिए इनको इपिक राइटर भी कहा गया. मतलब पैराडाइज लॉस्ट, इन्होंने जो खोए हुए स्वर्ग नामक एक महाग्रंथ लिखा है, इसी प्रकार से इनको जो है एक इपिक राइटर भी कहा जाता है. अर्थात जॉन मिल्टन इज आल्सो कॉल्ड ए ग्रेट इपिक राइटर हु हैज रिटन एन इपिक नेम्ड पैराडाइज लॉस्ट. इसलिए इस प्रकार से पैराडाइज लॉस्ट जो इनका एक ग्रेट इपिक है उसको जॉन मिल्टन ने लिखा और इनको एक ग्रेट इपिक मतलब महान इपिक लेखक के रूप में इनको जाना गया. इन्होंने कुछ और कंट्रीब्यूशन दिया है. इनका जो और कुछ पोइटिक वर्क है जो थोड़ा सा क्या कहते हैं ग्रेट इपिक मतलब इपिक की श्रेणी में है या ग्रेट लिटरेरी वर्क है, वो इस प्रकार से है. इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को 2 बार लिखा है. पहले बार तो इसमें लिखा कि पैराडाइज लॉस्ट लिखा और फिर उसके बाद लिखा उन्होंने पैराडाइज रिगेन्ड, मतलब स्वर्ग की पुनः प्राप्ति. पहली बार तो लिखा इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट मतलब खोया हुआ स्वर्ग या स्वर्ग को खोते हुए, और दूसरी की बार उसी स्वर्ग पैराडाइज प्रश्न में लिखा स्वर्ग पैराडाइज रिगेन्ड, मतलब पैराडाइज मतलब कि स्वर्ग को पुनः प्राप्त करते हुए. इस प्रकार से इनकी ये भी एक कृति है पैराडाइज रिगेन्ड, इट इज आल्सो एपिक. और दूसरा है सैमसन, मतलब कि दूसरे कृति का नाम है सैमसन. तीसरे का नाम है एल एलेग्रो. चौथे का नाम है इट पेंसेरियोसो. पाँचवें का नाम है कामस एंड ल्यूसिडास. और छठवें का नाम है एरोपैगिटिका ए प्रोज वर्क. मतलब एरोपैगिटिका जो है ये इनका प्रोज मतलब एक गद्य है. एरोपैगिटिका इन्होंने जो लिखा वो एक गद्य स्वरूप में लिखा गया है, विच इज नॉट पोएम फॉर्म्स, मतलब जो कवित्व रूप में नहीं है, जो पद्य रूप में नहीं है, वो एरोपैगिटिका जो इनकी कृति है वो गद्य है. तो इस प्रकार से हम अब आपको ले चलते हैं पुनर्जागरण काल की तरफ. रेनेसेंस पीरियड विच हैज़ बीन रिफॉर्म्ड बाय जॉन मिल्टन. अब हम आपको पुनर्जागरण काल में ले चलते हैं जहाँ पर मिल्टन ने अंग्रेजी साहित्य की सेवा की है. अब हम देखते हैं कि जो मिल्टन है उनका पुनर्जागरण काल क्या है. मिल्टन का पुनर्जागरण काल अर्थात व्हाट टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ मिल्टन which has been contributed as a Renaissance period, as a Renaissance Reformation. पुनर्जागरण काल का उन्होंने क्या उत्थान किया, उसमें क्या प्रोग्रेस उन्होंने किया, हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं. इस प्रकार से पुनर्जागरण काल में जो मिल्टन थे, जॉन मिल्टन जो थे,
उन्होंने उसकी किस प्रकार से सेवा की, उसमें क्या सुधार लाया है। तो उसमें हम देखते हैं कि पुनर्जागरण काल में देयर आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ मिल्टन विच हैज़ बीन गिवन टू द एरिया, टू द रीजन, मतलब अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्रों में उन्होंने दो प्रकार के आंदोलन पर जोर दिया, उन्होंने दो प्रकार का आंदोलन देखा। उनका जो पहला था रेनेसेंस पीरियड रिफॉर्मेशन, रेनेसेंस रिफॉर्मेशन मतलब पुनर्जागरण काल का जो आंदोलन था वो किस प्रकार से, पुनर्जागरण काल का जो सुधार था वो किस प्रकार के आंदोलन के साथ, किस प्रकार के आंदोलन से उसमें सुधार आया, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था, 1608 में। इट इज़ ए क्वेश्चन विच कैन बी नोटेड बाय द स्टूडेंट, मतलब जिसको विद्यार्थियों द्वारा नोट किया जा सकता है। इट इज़ वेरी रिमार्केबल डेट विच आर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ एंड द बर्थ ऑफ जॉन मिल्टन, मतलब ये जॉन मिल्टन के जीवन से संबंधित ये डेट हैं। इस तिथियों को स्टूडेंट विद्यार्थियों को नोट करना चाहिए। इस प्रकार से उसका जन्म 1608 में और मृत्यु 1674 ईस्वी में हुई। ये कविता 1655 ईस्वी में लिखी गई, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और वो 44 साल की अवस्था में ही वंधा भी हो गया था। उसका पूरा जो जीवन था वो केवल 60 वर्षों तक ही चला, मतलब 66 ईयर्स ही वाज एलाइव, मतलब वो 66 वर्ष तक ही जीवित रहा। अब हम उसको ग्रेट एपिक के रूप में, ग्रेट पोएट के रूप में, इंग्लैंड के ग्रेट पोएट के रूप में हमने उसको जाना, हमने उस पर चर्चा किया। उनकी महान कृतियों को मैंने आपको बताया। ये एरोपैगेटिका जो है ये प्रोज वर्क है, इसको मैंने आपको बताया। ये इपिक वर्क मतलब ये पद्य रूप में लिखे गए हैं, इसको मैंने चर्चा किया। अब हम उसके क्षेत्र में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं मिल्टन के रेनेसेंस रिफॉर्मेशन, मतलब पुनर्जागरण काल में, पुनर्जागरण काल का रिफॉर्मेशन, सुधार, मतलब पुनर्जागरण काल सुधार आंदोलन क्या हुआ, पुनर्जागरण काल में सुधार जो आंदोलन हुए उसमें इनका क्या योगदान रहा है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट इन द पीरियड ऑफ रेनेसेंस रिफॉर्मेशन। रेनेसेंस रिफॉर्मेशन के अंतर्गत दो प्रकार के मूवमेंट हुए। पहला रियलम ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, कला और साहित्य का क्षेत्र था जो उसमें आंदोलन शुरू हुआ। मतलब जो रेनेसेंस रिफॉर्मेशन हुए उसमें जो पहला आंदोलन था, जो पहले आंदोलन का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, रियलम ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, मतलब रियलम होता है क्षेत्र, एरिया, रीजन, मतलब साहित्य और कला के क्षेत्र में उसका विकास हुआ। मतलब साहित्य और कला के क्षेत्र में आंदोलन चलाए गए। पहला जो आंदोलन था वो किसके क्षेत्र में था, साहित्य और कला के। द सेकेंड मूवमेंट इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक सुधार भी हुआ। जॉन मिल्टन के जीवन काल के जुड़े हुए बिंदुओं को, के वर्णन से जुड़े हुए बिंदुओं के अध्ययन से हम देखते हैं तो वहाँ जो रेनेसेंस रिफॉर्मेशन के अंतर्गत धार्मिक सुधार की प्रवृत्ति भी आई। मतलब जो साहित्य का क्षेत्र था उसमें लोग धर्म के सुधार पर भी लोगों ने चर्चा किया। इस प्रकार से मिल्टन के बारे में आपने थोड़ा सा सुना। अब हम थोड़ा सा इसके और सोनेट्स के बारे में चर्चा करते हैं, इसके टेक्निक के बारे में चर्चा करते हैं, देखते रहिए आप। Discussing about a great poet, John Milton, we are reaching there the sufficient evidence or related lines, which lines reaches and relates the life of, the contribution of and the literary work of जॉन मिल्टन। ये पंक्तियाँ जॉन मिल्टन के कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, योगदान के क्षेत्र में उससे संबंधित हैं। सो आई विल डिस्कस अबाउट दीज लाइन्स। मिल्टन रेनेसेंस पीरियड, मैंने अभी आपको बताया, इस पर चर्चा किया कि पुनर्जागरण काल का जो उसका सुधार था उसमें दो प्रकार के मूवमेंट हुए, मतलब दो प्रकार के आंदोलन चलाए गए। पहला कला और साहित्य के क्षेत्र में, दूसरा धर्म के क्षेत्र में। मतलब कि मिल्टन का जो उसके जीवन के, साहित्य के और साहित्य के क्षेत्र में योगदान से संबंधित है
सो इन द नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो बिंदु है वो क्या है? रिफॉर्मेशन वाज प्रोटेस्टिंग राइजिंग अगेंस्ट रोमन कैथोलिक। उस समय के जो रोमन पादरी थे, मतलब कि इन्होंने जो पुनर्जागरण काल का जो अपना सुधार चलाया, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में जो लिखना प्रारंभ किया और क्या कहते हैं कि अपना विचार जो दिया और उस विचार पर मतलब कि साहित्यकारों के साथ मिलकर के जो दबाव बनाया, अपने को मतलब वो अग्रसर मतलब अपने को अगुआ माना कि जो मेरा जो कथन है, मेरा जो साहित्य का जो लेख है, वो सारी चीज़ें जो है धर्म को और कला और साहित्य के क्षेत्र को थोड़ा सा प्रेरित करती हैं। तो उस समय इनके विरोध करने वाले भी हो गए। वो विरोध कौन किए? द रिफॉर्मेशन वाज प्रोटेस्टिंग, विरोध किया जा रहा था। राइजिंग अगेंस्ट मतलब उस समय जो राइजिंग मतलब उस समय जो उनके खिलाफ जो विरोध करने वाले लोग थे वो कौन थे? रोमन कैथोलिक थे। अर्थात रोमन कैथोलिक, रोम के जो पादरी लोग थे, रोम के जो शासक के अनुयायी जो थे, वो रोमन कैथोलिक द्वारा उनका विरोध किया गया। जब विरोध किया गया तो मिल्टन वाज लवर ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि जो मिल्टन था वो लवर ऑफ लिबर्टी मतलब कि प्रेम का पक्षधर था। लवर ऑफ लिबर्टी मतलब प्रेम का पक्ष लेने वाला था। एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और किसी भी विचारों को व्यक्त करने के लिए अपने आप को स्वतंत्र मानता था कि मैं अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करूँगा, संकलित करूँगा। अब हम आते हैं कि ऐसा विरोध हो क्यों रहा था, उसके अंदर ऐसे कौन से गुण थे जो जिसके कारण वो इस बात को सह रहा था, इस बात को एडजस्ट कर रहा था, इस बात को वो मान ले रहा था। बीइंग ए पुरितन ही वॉज सीरियस एंड ए रिलीजियस, मतलब वो एक गंभीर और धार्मिक दृष्टिकोण का व्यक्ति था। क्यों था? क्योंकि वो अति नैतिकतावादी विचारधारा से उसका विचार मिलता था, मतलब उसका जो विचार था वो अति नैतिकतावादी था। ही वॉज कॉल्ड आल्सो ए पुरितन। पुरितन मीन्स हु बिलीव इन मॉरल थॉट, हु बिलीव इन ए गुड एक्ट, हु बिलीव इन ए गुड कैरेक्टर, सो ही इज कॉल्ड आल्सो ए पुरितन। पुरितन मीन्स होता है मच मोरलिटी थॉट, वेयर द मच मोरलिटी थॉट इज कंसिस्टिंग, मतलब जिन लोगों में अधिक अति नैतिकवादी विचारधाराएं सन्निहित होती हैं, पाई जाती हैं, उसको कहा जाता है रिलीजियस एंड पुरितन। ही वाज आल्सो सीरियस एंड रिलीजियस। अब हम आते हैं मिल्टन के सोनेट, मतलब उसके सोनेट होने का जो उसका जो परिचय है अंग्रेजी साहित्य में कि वो सोनेटियर है, उसको एक सोनेटियर भी कहा गया है, मिल्टोनिक सोनेट है। आपने पढ़ा होगा इसके क्या कहते हैं कि उसमें अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में कि ये मिल्टोनिक सोनेट इससे रिलेट करता है। ही फॉलोड द लाइन्स ऑफ पेट्रार्चन सोनेट, मतलब ही फॉलोड मतलब इन्होंने क्या किया, जो सोनेट का जो उदय हुआ अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में, सोनेट का जो उदय हुआ उसमें पेट्रार्चन सोनेट, जो इटली सोनेट बाद में नाम पड़ा उसका इटली सोनेट, और शेक्सपियरियन सोनेट हैं। इसके बाद ये जो है पेट्रार्चन सोनेट का ये फॉलोअर निकला, मतलब जो द कॉन्सेप्ट ऑफ द पेट्रार्चन सोनेट वेयर फॉलोड बाय जॉन मिल्टन, मतलब जॉन मिल्टन जो है पेट्रार्चन सोनेट को ही क्या किया, फॉलो किया, उसका अनुसरण किया। वो क्या माना? इटालियन सोनेट आर 14 लाइन्स, जैसा कि आप जानते हैं इटालियन सोनेट जो है वो 14 लाइन्स का होता है। ऐसा हमने बताया कि ये कितने सोनेट जो होता है वो कितने लाइन का होता है? 14 लाइन का। मतलब ये सोनेट मतलब जो सोनेट है मिल्टन का जो सोनेट है उसमें ये मिल्टन सोनेट का जो है क्या किया है फॉलो, उसको मिल्टन सोनेट को फॉलो किया है। तो जो सोनेट्स होते हैं उसमें 14 लाइन होती है। फर्स्ट 8 लाइन्स इज कॉल्ड आल्सो ऑक्टेव एंड द लास्ट 6 लाइन्स इज कॉल्ड आल्सो सेस्टेट। तो अब इसने उसी ऑक्टेव एंड सेस्टेट का इसने भी अनुसरण किया, अर्थात मिल्टन ने भी ऑक्टेव और सेस्टेट को ही माना, मतलब वो 8वीं 6वीं लाइन जो 8वीं लाइन पहली 8वीं लाइन जो होती है उसका उसने अनुसरण किया, मतलब उसी कॉन्सेप्ट पर उसने अपने विचारधारा को रखा। अब आती है, अब चर्चा हम करते हैं कि उसकी टेक्निक क्या थी, मतलब वो कितना तकनीकी व्यक्ति था। ही इज अहेड इन द मैटर ऑफ ऑल टेक्निक, मतलब अनेक प्रकार की जो तकनीकी होती थी
अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में वो उसमें बहुत आगे रहता था। मतलब आप कैरेक्टर अबाउट द टेक्निक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मिल्टन वाज आल्सो कॉल्ड ही अहेड इन द मैटर ऑफ ऑल टेक्निक। मतलब वो जो जितने प्रकार की तकनीकी आती थी अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में, ही वाज आल्सो इन अहेड, मतलब वो आगे रहता था। ही डज नॉट बिलीव इन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट टू लव ओनली, मतलब वो प्रेम के दृष्टिकोण से, मतलब प्रेम की जहाँ पर बात आती है, अब देखिए चूंकि ये रिलीजियस व्यक्ति था, धार्मिक सहिष्णुता का व्यक्ति था, जो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस कविता, ये धार्मिक दृष्टिकोण की ही कविता है। इसमें थोड़ा सा प्रेम और वो सब बातें नहीं हैं, जैसा कि भी आप जान डोने की कविता पढ़े होंगे, उसमें सारी बातें प्रेम की। मिल्टन की कविता आपने पढ़ा होगा ट्रू लव, उसमें सारी बातें प्रेम, मतलब कि प्रेम के सारे बातों, प्रेम का जो संबंध था, प्रेम का जो रिलेशन है प्रकृति से, गॉड से, वो सारी चीज़ों का वर्णन मिला है। अब ये थोड़ा सा दूसरे कॉन्सेप्ट का मतलब विचारधारा का कवि रहा है। इसका जो था वो लव से थोड़ा सा दूर था, मतलब कि प्रेम जो होता था उससे थोड़ा सा दूर था ये। अब ये धार्मिक सहिष्णुता का व्यक्ति, चूँकि इसका जो सुधार आंदोलन था, जैसा कि आपने देखा मिल्टन रिनेसेंस, मतलब मिल्टन का जो पुनर्जागरण काल था, थोड़ा सा हम बैक में आते हैं, मिल्टन का जो पुनर्जागरण काल था उसमें जो सुधार हुए, उसका जो आंदोलन हुआ वो किससे संबंधित था, अभी मैंने चर्चा किया है आप लोगों के सामने। उसका जो संबंध था वो किससे था, रिलीजन से था और लिटरेचर से था, आर्ट था। मतलब इन क्षेत्रों में कला, साहित्य और धर्म, इसके क्षेत्र में उसका मूवमेंट हुआ। मतलब कला, साहित्य और धर्म के क्षेत्र में मिल्टन ने अपना योगदान दिया, अपना आंदोलन चलाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बात आती है, ही डज नॉट बिलीव इन ट्रेडिशनल, पारंपरिक विषयों टू लव ओनली, मतलब पारंपरिक विषयों में मात्र वो प्रेम में विश्वास नहीं करता था, प्रेम संबंधी, मात्र प्रेम संबंधी पारंपरिक विषयों में वो विश्वास नहीं करता था। उसका जो नेचर था इस प्रकार का था। अतः ही द रेंज ऑफ इट्स थीम इज वेरी वाइड, उसका जो रेंज होता था, उसका जो स्तर होता था, किसका, विषय वस्तु का, मतलब किसी कविता की विषय वस्तु का जो रेंज होता था, जो क्षेत्र होता था, जो स्तर होता था, वो क्या होता था, वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चौड़ा होता था। मतलब उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करता था। जैसे भी इस कविता में आप देखेंगे, स्कोप इज वेस्ट, उसका जो क्षेत्र था, मतलब उसका जो साहित्य का जो क्षेत्र रहता था, उसके लिखने का जो क्षेत्र होता था, वो भी थोड़ा सा लंबा होता था। देयर इज नो पास एट द एंड ऑफ ऑक्टेव मिल्टन सॉनेट, मिल्टन के सॉनेट में एक खूबी पाई गई, देयर इज नो पास, मतलब कोई रुकावट नहीं होती थी। जब वो ऑक्टेव का जब वर्णन करता था, ऑक्टेव जब वो लिखता था अपने सॉनेट में, तो उसमें किसी प्रकार का पास नहीं होता था, किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती थी, किसी प्रकार का एंड नहीं होता था। इट इज इन कॉन्टिन्यूस, मतलब वो हमेशा क्या होता था, रेगुलर होता था। इस प्रकार से जो मिल्टन का मतलब मिल्टन का जो सॉनेट है, so the sonnet of Milton and the poetic thought of Milton which is discussed here, इस प्रकार से मिल्टन के सोनेट, उनकी कविता, उनके ईपिक, इस पर थोड़ा थोड़ा सा हमने चर्चा किया। आप लोग, मैं आशा, आई होप दैट यू विल हैव इन नोन about something about the life of John Milton, about the other literary work of Milton, other epics and sonnets and poets of Milton. So this is the concept which are related to the life and work of John Milton. इस प्रकार से जॉन मिल्टन जो था उसने अंग्रेजी साहित्य में अंग्रेजी की सेवा की। अब हम थोड़ा सा उसके शॉर्ट में कुछ और चीज़ों पर चर्चा करते हैं, उसके और जो टेक्निक थे, उसके और जो विचारधाराएं थी, आप देखिए। 50 मिनट पर बंद कर देते। अबाउट द थॉट ऑफ जॉन मिल्टन, ही वाज ए पोएट ऑफ रिलीजियस टचेज, मतलब कि वो बताया गया कि जो जॉन मिल्टन था वो धार्मिक स्पर्श वाला, मतलब कि धार्मिक दृष्टिकोण का व्यक्ति, धार्मिक दृष्टिकोण का कवि है।
मतलब ये देखा जाता है कि मतलब उसको एक धार्मिक विचारधारा वाला कवि भी माना गया। मतलब उसके जो क्या कहते हैं कि सोनेट हैं, उसने जो सोनेट लिखा है उन सोनेट्स में धार्मिक विचारधारा दिखाई पड़ती है। जैसा कि इसमें देखिए जो रिलीजियस थॉट टचेज जो होता है वो उसका तात्पर्य है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम की जो उसकी कविता है, सोनेट्स है, सोज मिल्टन पुरितन, मतलब वो मिल्टन जो कवि है उसको एक मॉरल थॉट वाला व्यक्ति प्रेजेंट करती है। मॉरल थॉट उसमें प्रेजेंट है, मतलब मॉरल थॉट प्रेजेंट किया जाता है, मतलब मॉरल थॉट की प्रस्तुति दिखाई पड़ती है। क्यों? उसमें मॉरल थॉट का तात्पर्य होता है कि जब वो अंधा हो जाता है तो उसके नैतिक विचार ही उसको रोकते हैं, उसके नैतिक विचार उसको रोकते हैं कि अब मैं अंधा होकर के क्या करूँगा। मतलब ये लाइन विच लाइन्स आर रिलेटेड टू द पोएट टू द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इस प्रकार से जो मिल्टन था वो एक धार्मिक दृष्टिकोण का व्यक्ति था। म्यूजिकल क्वालिटी हिज मोर साउंड देन सेंस, मतलब कि जो उसकी कविताएं होती थी, जो उसके सॉनेट्स होते थे, उसमें म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल टचेज, मतलब कि जो सेंस होते थे, जो कहने के जो विचार शैली होती थी, उससे ज़्यादा वो साउंड, मतलब कि उसमें म्यूजिकल, मतलब कि संगीतमय क्वालिटी, मतलब संगीतमय विचारधाराएं उसमें निहित रहती थी। इस प्रकार से मिल्टन का जो सॉनेट है वो रिलीजियस टचेज, म्यूजिकल क्वालिटी, फुल ऑफ म्यूजिकल क्वालिटी, फुल ऑफ रिलीजियस थॉट एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोनेट इगोटिज्म, मतलब उसके कविताओं में अहंकारवाद भी दिखाई देता है। मतलब वो जो कवि है जॉन मिल्टन है, उसके जो कविता का जो भाव है, उसका जो अर्थ है, उसकी जो विचारधाराएं हैं, उसमें उसके अंदर अहंकार भी दिखाई पड़ता है। वो कैसे? आप ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो सब्जेक्ट है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो रियल थॉट है, उसमें वो देखा जाता है कि वो एक और कविता जो लिखा था ऑन हिज 23rd बर्थडे, उसने एक नाम की एक कविता लिखा है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस तो लिखा है, उसमें ऑन हिज 23rd बर्थडे, मतलब 23rd बर्थडे के नाम से एक कविता लिखा है। उसमें मिल्टन अपने आप को बहुत बेस्ट, अपने आप को बहुत यूनिक, अपने आप को बहुत सक्षम, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिससे उसके अहंकार का सीधा प्रस्तुति होता है, मतलब उसके अहंकार को सीधा देखा जा सकता है। इस प्रकार से हमने आज आप लोगों को मिल्टन, उसके मतलब ऐतिहासिक क्षेत्र में आए, उसके साहित्यिक क्षेत्र के विषय में मैंने चर्चा किया, उसके दृष्टिकोण को मैंने चर्चा किया, उसके आंदोलन को मैंने चर्चा किया, और मतलब वो किस प्रकार का कवि है, किस विचारधारा से उसका संबंध है, कौन से सॉनेट को लाइक करता है, कौन से सॉनेट उसने क्या लिखा है, इन सब चीज़ों को मैंने आज बताया। अब इसके बाद अब हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो उसकी कविता है, एक जो बहुत मार्मिक अर्थों में लिखी गई कविता है, बहुत क्या कहते हैं मॉरल थॉट में लिखी गई कविता है, धार्मिक विचारधारा में लिखी गई जो कविता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो क्या कहते हैं उसने 1655 ईस्वी में उसका प्रकाशन किया था, उसको लिखा था, उसको साहित्य के क्षेत्र में भेजा था। अब हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं, और हम अब इसके बाद आप वीडियो पर बने रहिए, देखते रहिए। जैसा कि आप देखते हैं कविता का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। कविता जो लिखी गई है वो 1655 में लिखी गई, जब वो जॉन मिल्टन जो था वो 44 वर्ष की अवस्था हुई। 44 वर्ष की अवस्था में वो जो है अपने जीवन के साहित्य में जो सेवा कर रहा था उसमें वो अंधा हो जाता है। जब वो अंधा हो जाता है तो व्हेन ही वाज थिंकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, जब वो अंधा हो जाता है और 44 वर्ष की अवस्था उसकी हुई रहती है, तो वो सोचता है कि हाउ विल ही फुलफिल द वर्क विच आर रेस्ट इन हिज लाइफ। तब वो सोचता है कि मैं अपने जीवन में और बचे हुए शेष कार्यों को किस प्रकार से पूरा करूँगा। इस प्रकार की विचारधारा उसके मन में आती रहती है। तब उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, जो उसकी एक मजबूत इच्छा है, उसके अंदर जो एक महत्वाकांक्षी विचारधारा है, उसको रोकती है। इस प्रकार से जो ये कविता है, इस पर हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट विजिट में चर्चा करेंगे, और आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस की जो थोड़ा सा उसकी समरी है उस पर हम चर्चा करने के बाद जो है हम उसको पैसेज वाइज, स्टेंजा वाइज उसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पर अपना वीडियो ब्रेक करते हैं। थैंक यू वेरी मच। This topic, this poet is related
टू द रिलीजियस टचेज, टू द रिलीजियस थॉट, मतलब कि ये जो कविता है वो रिलीजियस थॉट से, धार्मिक विचारधारा से मिलती है। इसमें जो है धार्मिक विचारधारा मतलब धार्मिक दृष्टिकोण दिखाया गया है। हम इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।